हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 21 फरवरी को आप सभी का यानी आज पेपर है इतिहास का, और मैं आप सभी के लिए बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। महामैराथन एक प्रकार से क्लास होने वाला है आपका इतिहास का। अंतिम मौका है, आग लगा देना है पेपर में। 21 फरवरी को 100% यही सब प्रश्न आएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसने ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना। तो ग्राम समुदाय के एक जो है निगम के रूप में किसने माना है, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मेटकॉफ ने, जेम्स मिल ने, या एल्फिस्टन ने, या इन सभी ने। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा घा वाला हो जाएगा। पहले नंबर का जो है ये घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट जो मेटकॉफ हो जाएंगे, ठीक है, मेटकॉफ हो जाएंगे सही, लेकिन पहले नंबर का है जो घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि आलमगीर नामा लिखा था। देखिए, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है बेटा, तो आपके इतिहास से रिलेटेड जानकारियां आपको होनी चाहिए, और इस प्रश्न में मैं आप लोगों को जानकारियां दे रहा हूं। आलमगीर नामा किसने लिखा था, तो ये लिखा था मोहम्मद काजिम ने। दूसरे नंबर का घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों को जो है कॉपी में भी लिखना है। कॉपी कैसे लिखनी है मैंने वीडियो बना दिया था। तीसरा प्रश्न है देखिए, मुंतखाब उत त्वारीख की रचना किसने की। तो इसकी जो रचना की थी ये भैया बदायूनी की थी। कौन थे, बदायूनी ने किया था इसकी रचना। चौथा प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया ये कब लागू हुआ, देखिए लागू किया गया। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा 1793 में हो जाएगा। लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने इसको लागू जो है किया था। लागू कब हुआ था, 1793। चौथे नंबर का गा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था, यानी जो फ्रांसिस बुकानन है कौन था। एक चिकित्सक था, एक दार्शनिक थे, एक इतिहासकार थे, या एक कवि थे। तो पांचवें नंबर का जो है का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चिकित्सक थे जो फ्रांसिस बुकानन था, ठीक है। यहाँ पर एरेटोस्थनीज पूछा गया था, तो वो जो एक इतिहासकार था शायद। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ लागू की गई। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ पर लागू की गई थी भैया, इनमें से जो है घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में बताइए। ये चार आपके सामने विकल्प दिख रहे हैं। मौलवी अहमद उल्लाह, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, या तात्या टोपे। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट खा वाला हो जाएगा। कुंवर सिंह हो जाएंगे, जो कि 1857 के क्रांति में भी नेतृत्व जो है इन्होंने भाग लिया था। 7वें नंबर का खा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय के जो शासक थे बहादुर शाह जाफर थे। तो 8वें नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी। तो जो पाश्चात्य शिक्षा नीति है यह हेनरी लॉरेंस के बिल्कुल नहीं, कैनिन के बिल्कुल नहीं, वेलेस्ली के बिल्कुल नहीं। इनमें से गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम वेटिंग हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन। 9 नंबर का गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई। ये चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, और आप आराम से वीडियो को रोक कर भी सारे विकल्प को देख सकते हो। 10 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नवंबर 1921 हो जाएगा। और ये जब कहाँ पहुंचे भैया, बॉम्बे पहुंचे, यानी मुंबई पहुंचे प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया, और ये चार विकल्प है। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो खा हो जाएगा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स जो है भारत में यानी भारत में आया था, ठीक है। तो 10 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा खा विकल्प सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन या संपादक किया था। तो किसने किया था भैया, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सही विकल्प हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले। 13 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। 13 नंबर का घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का लेखक कौन है। महात्मा गांधी, बीजी तिलक, जे.आर. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, या स्वामी विवेकानंद। 14 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता।
ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न बेटा आपके जो इतिहास में पूछे जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ। देखिए संविधान जो बनाया गया, काफी स्टूडेंट को पता नहीं होगा, संविधान जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, ठीक है। इसको लागू किया गया जो है 26 जनवरी 1950 को। तो 15 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये पंडित जी, क्या मोतीलाल नेहरू थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या जवाहरलाल नेहरू थे? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया इसमें से थे कौन? इनमें भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ग नंबर का बिल्कुल जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी शायद थे। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। 17 नंबर का गा विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये कौन सी थी? हड़प्पा, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक या लौह युग। तो इनमें से जो डियर स्टूडेंट हो जाएगा वो का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता थी। तो 18 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली या कालीबंगा से। तो 19 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डियर स्टूडेंट, ठीक है। सैंधव सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ और पाकिस्तान के वर्तमान में है मोहनजोदाड़ो। 20 नंबर प्रश्न है, गोदा, देखिए गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है। गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? चलिए इसका विकल्प दिखा देता हूँ आपको। इन चारों विकल्प में से जो सही विकल्प हो जाएगा वो गा वाला हो जाएगा, लोथल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। लोथल यानी यहाँ पर वो जो है सबसे बड़ा जो व्यापार भी होता था। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया है, जेम्स प्रिंसेस, देखिए जेम्स प्रिंसेस ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना था। तो प्रियदर्शी से कब पहचाना था इसके बारे में बताइए। 21 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1837 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। 22 नंबर जो प्रश्न है देखिए, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था। कवि था, चिकित्सक था, नाविक था या इतिहासकार था। तो भैया 22 नंबर का घा वाली पर टिक लगा दीजिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें से इतिहासकार हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे। तो जो अशोक के सारनाथ स्तंभ में भैया इसमें कितने शेर बनाए गए थे इसके बारे में बताइए। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 या 5। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ये गा वाली पर टिक लगा दीजिए भैया, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या 4 हो जाएगा बताइएगा स्टूडेंट। नहीं, 4 नहीं होगा। क्या 4 हो जाएगा बताइए। 23 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 4 बता रहा है और शायद मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए करेक्ट। आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखिए, यानी 3 तो मैंने सुना था, ये 4 कहाँ से आ गया भैया। ये देखिए किताब से ही दिया गया था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो ये भीष्म पर्व का अंश है। 24 नंबर का जो है खा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, मनु स्मृति का काल है। तो जो मनु स्मृति का काल है कौन सा काल है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक सही हो जाएगा बताइएगा। जी हाँ, तो यही सही हो जाएगा और मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्या है आंसर ही बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, अनेकांतवाद या स्यायवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से, जो है जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या शाक्त धर्म से। 26 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये खा वाला हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 27 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप निर्मित करवाया था या निर्मित करवाया था, यहाँ पर यही दिया हुआ है। 27 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो कौन हो जाएगा भैया, ये खा वाला हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ पर है, वर्तमान के मध्य प्रदेश में एक जिला है वहीं पर है स्टूडेंट, ठीक है, सांची स्तूप। और अशोक का जो पर्व है भैया ये इसी ने बनाया था, अशोक स्तंभ। तो समझ में आ गया। 27 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा, सही ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। वर्धमान, सिद्धार्थ, तथागत या गौतम। 28 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये वर्धमान हो जाएगा, जो कि महावीर जो है इनका पूरा नाम था।
उसके बाद में देखिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। 29 नंबर का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर था, क्या था भैया? चिकित्सक था, इतिहासकार था, राजनीतिक दार्शनिक था, या ये सभी? तो इनमें से भैया घा वाले पर टिक लगाइएगा, क्योंकि भैया चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, यानी ये तीनों चीज था, लेकिन आपको घा पर टिक लगाना है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा? तो ये सभी चीजें खरीदे स्टूडेंट, ऊंट भी खरीदा, घोड़े भी खरीदे, दास भी खरीदा। ठीक है, तो 31 नंबर का जो है घा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जो इब्न बतूता है सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान के लिए यह सारी चीजें खरीद के दी। 32 नंबर जो प्रश्न है देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए, बासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे वैष्णव, शाक्त, जैन, लिंगायत। तो 32 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा लिंगायत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 36 यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित कहाँ पर है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? कमेंट में आप लोग हमें जरूर बता दीजिए, क्या राजस्थान में है या कोई कहीं अन्य जगह पर, बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी भैया? तो ये 1200 कुछ में हुई थी, 1200 क्या 35 ईस्वी हो जाएगी, बताइएगा स्टूडेंट। 34 नंबर का जी बिल्कुल हाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, 1235 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो है मृत्यु हुई थी। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, विजयनगर की स्थापना कब की गई? देखिए विजयनगर की जो स्थापना हुई थी मैं आप लोगों को विकल्प में दिखाऊंगा। विजयनगर की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी स्टूडेंट? ये हुई थी 14वीं शताब्दी में, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी जो इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य का जो है निर्माण कराया था। ठीक है, अपने गुरु के यानी प्रभावित होकर। और इस यहाँ विजयनगर के राजा कौन थे भैया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तेनाली रामा शो आता है वहीं पर आधारित है स्टूडेंट, और 1336 में हुआ था। और जो है विजयनगर कहाँ पर था? ये कर्नाटक में था, याद रखिएगा। उसकी राजधानी विजयनगर की हम्पी हो जाएगी। हम्पी को यूनेस्को में भैया सम्मानित भी किया है। अब आ जाइए 37 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? तो जो पुर्तगालियों द्वारा भैया गोवा पर विजय प्राप्त की गई थी ये कब प्राप्त की गई थी? 37 नंबर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1510 ईस्वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर है, इसमें मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर भी बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, विश्वास मानिए कि पेपर में आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, आइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आइन का जो मुख्य उद्देश्य है इसका उत्तर देखिए, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या दिया हुआ है देखिए, मुंतखाब उत त्वारीख किसकी रचना है? तो मुंतखाब उत त्वारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है, जो मैंने अभी आपको बहुविकल्पीय में बताया था। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, जमींदारों की राजस्व मांग को अदा करने में असफल रहने के कोई 2 कारण बताइए। कोई 2 कारण हमें बताना है, इसका उत्तर देख लीजिए। पहला है प्रारंभिक मांगों का बहुत ऊंचा होना, यानी जो प्रारंभिक मांग है इसकी बहुत यानी इसका जो बहुत ऊंचा होना। और दूसरा जो था यहाँ पर देखिए ये ऊंची मांग, देखिए दूसरा जो था ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीचे थी, जिससे देखिए रैयत यानी किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। उसके बाद में देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न है कि बम्बई जो दिया हुआ है, बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए तथा उसकी एक विशेषता भी बताइए। तो उसकी एक विशेषता भी बताना है हमें, इसका उत्तर देख लीजिए क्या दिया है, ब्रिटिश द्वारा बम्बई दक्कन में भू राजस्व की रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने बंदोबस्त जमींदार के स्थान पर सीधा रैयत यानी किसान से किया। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। तो ये चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प यानी सही उत्तर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में देखिए जो 5वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का कोई 2 कारण लिखिए। तो हमें कोई 2 कारण लिखना है, इसका उत्तर देखिए 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 कारण निम्नलिखित थे। पहला है, अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से व्यापार और हस्त उद्योगों को काफ़ी चोट पहुंचाई थी, यानी काकी नहीं होगा भैया, मुझे याद आ गया जो बख्तियार काकी का। ठीक है, तो काफ़ी चोट पहुंचाई थी। दूसरा, कंपनी का शासन कुशासन और भ्रष्टाचार पर आधारित था, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाता था, इस विद्रोह का ये कारण था। अब आ जाइए जो है 6 नंबर प्रश्न पर,
जो यहाँ पर दिया हुआ देखिए क्या दिया है, लाल बाल और पाल के नाम से किनको जाना जाता है, किनको जाना जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर है लाल यानी लाला लाजपत राय। बी देखिए बाल का बाल गंगाधर तिलक और तथा बिपिन चंद्र। यहाँ पर देखिए पाल यानी बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, उसके बाद में तथा बिपिन चंद्र बंगाल से थे। तो ये तीनों अलग अलग प्रदेश से थे और अलग ही अलग देखो एक प्रकार से ये थे। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि कलिबंगापुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ जो है यहाँ पे देखिए आरंभ किया गया था। तो कलिबंगा कहाँ पर है स्टूडेंट, ये शायद आपका राजस्थान में है। राजस्थान का जो एक जिला हो जाएगा वहीं पर है। देखिए खेतड़ी तो आपका जुनून जिला में, लेकिन कलिबंगा है कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में बताइएगा हमें जरूर कॉमेंट में, ठीक है स्टूडेंट। 7वां नंबर का जो प्रश्न का उत्तर देखिए, कलिबंगापुरा स्थल का उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 और 69 द्वारा आरंभ किया गया। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में यह पुरा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में है। हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर राजस्थान में है। 8वां प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या थी, स्थापना की थी। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, अशोक कौन था। देखिए अशोक के बारे में भी जानना है हमें, तो उत्तर देखिए, अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था, जो भारत के इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध और बड़ा शासक माना जाता है। अपने अभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग यानी आधुनिक ओडिशा पर आक्रमण किया और उसने देखिए और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसे अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। उसके बाद में देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न में आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, वीडियो भी अपलोड करना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी का लेखक कौन है। उत्तर है राजतरंगिणी का लेखक देखिए कल्हण है। इसे प्राचीन भारत का पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ की विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन था। उत्तर है अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि था। ये संस्कृत व्याकरण की किताब है। उसके बाद में 12 नंबर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की किन्हीं 2 आदर्श जीविकाओं का उल्लेख कीजिए। 12 नंबर प्रश्न है आपका स्टूडेंट। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की आदर्श जीविकाएं इस प्रकार थी, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना एवं करवाना तथा दान देना एवं दान लेना था। 13 नंबर प्रश्न है देखिए, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो उत्तर है त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही देखिए विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया। देखिए संद्रूप का सका विहीनी देखिए विहीन का वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दुर्याते बारबोसा कौन था। बरबोसा कौन था, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, दुर्याते बारबोसा भारत की यात्रा करने वाला एक यूरोपीय यानी पुर्तगाली लेखक था। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। 15 नंबर प्रश्न है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में बांटते हैं, इनके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण विशेषक सहित विशेषण सहित तथा निगुण विशेषण विहीन। सगुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है 15 नंबर प्रश्न में। उसके बाद देखिए ज़्यादा आप वीडियो को रोक कर भी स्टूडेंट देख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी जो है प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, खानकाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जो खानकाह है इसका अर्थ को स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, खानकाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकाह में पीर अर्थात सूफी संत अथवा गुरु अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। 17 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अमुक्त मलयद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई, इसके बारे में बताइए। उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट देखिए अमुक्त मलयद नामक तेलुगु साहित्य की रचना विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय हुई थी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का जो है राजा था। इसकी रचना स्वयं कृष्णदेव राय ने की थी। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, यवन शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर है यवन संस्कृत शब्द का भाषा का शब्द का यवन संस्कृत भाषा शब्द का जिसका प्रयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीपों में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। तो यवन शब्द का आप अर्थ देख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए
सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आएगा, तो यही आपको उत्तर देना जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। सबसे पहला नगर योजना। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने निवास एक निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। शासक वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे, यानी क्या करते थे, दुर्ग में रहते थे। देखिए, दुर्ग में रहते थे तथा साधारण वर्ग के लोग निश्चित निचली जगह पर रहते थे। मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मकान में एक आंगन, रसोई घर और स्नान घर द्वारा आदि होते थे नगर योजना के अंतर्गत। यानी बहुत बड़े बड़े में दिया गया था इस प्रश्नों का जो है उत्तर, लेकिन कॉपी में हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है। यानी आपको 50 से लेकर 100 शब्दों के बीच में लिख देना है लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। कॉपी के वीडियो में मैंने बताया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है सामाजिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। मातृ देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मात्र सत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। एक मुद्रा पर दोलक का चित्र बना रहा है जो इस देखिए सभ्यता वासियों के वाद्य कला में रुचि को दर्शाता है सामाजिक जीवन में। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में मैंने बताया था। अब देखिए तीसरा जो है कला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। उत्खनन से प्राप्त मोहरे एवं बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। मिट्टी से बने मृद मूर्तियां, मोहर निर्माण, आभूषण बनाना आदि इनकी उत्कृष्ट कला प्रेम के उदाहरण है। चौथा है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक विचारों के थे। ये मातृ देवी की पूजा करते थे तथा शिव की उपासना भी करते थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों में वृक्षों तथा पशु पक्षियों की पूजा भी प्रचलित थी। यानी वृक्ष तथा जो पशु पक्षी थे इनकी भी पूजा प्रचलित थी। इनके धार्मिक जीवन में पवित्र स्नान तथा जल पूजा का भी विशेष महत्व था। यानी जो धार्मिक स्नान है तथा जल पूजा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अब आ जाइए 5वें नंबर प्रश्न पर। देखिए लिपि, यानी लिपि क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि को भी आविष्कार किया। इस सभ्यता की लिपि भाषा चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि आज तक पढ़ी नहीं जा सके ये लिपियों को। ठीक है, यानी जो है पत्थरों में चित्र बना देना और उनके भाषा में आज तक पढ़ी नहीं जा सके स्टूडेंट। ठीक है, लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अपना अपना जो विचार देते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखिए, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य यानी चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री का अर्थशास्त्र है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। ये पुस्तक दर्शन शास्त्र, राज्य पद्धति या राजनीतिक वाद विवाद करने के दृष्टिकोण के स्थान पर शासन के हित को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। पुरातात्विक साक्ष्य मूर्तिकला से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया लिखा ग्रंथ इंडिका, यानी इंडिका जो रचना भैया मेगास्थनीज की है भी है। महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत मेगास्थनीज बताता है कि भारत की जनता 7 श्रेणियां में बटी है। इसमें दार्शनिक पहली श्रेणी आती है मौर्य काल के विषय में जानकारी। संस्कृत भाषा के कवि देखिए विशाख दत्त के लिखे नाटक मुद्रा राक्षस में प्राप्त होती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में से भी मौर्य वंश पर प्रकाश पड़ता है। इस संबंध में देखिए क्षेमेंद्रकृत एवं सोमदेवकृत कथा सारित सागर उल्लेखनीय स्रोत है। अशोक के शिलालेख मौर्यकालीन अत्यंत उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लंका के इतिहास ग्रंथ दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्यों और किस तरह शासकों ने न्यायनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, शासक अनेक कारणों से न्यायनार तथा सूफी संतों से अपने संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी मैं प्रश्न आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में बेटा वो बार बार पूछे भी जाते हैं।
इसके कारण देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला है नयनार और सूफी संत जन सामान्य में अत्यधिक लोकप्रिय थे, जन सामान्य पर उनका अत्यधिक प्रभाव था और देखिए वह जन सामान्य के लिए पूजनीय थे। दूसरा है कुछ शासक अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नयनार और सूफी संतों का सहारा लेना चाहते थे। उनका विचार था कि इन संतों की शरण में जाने के परिणाम स्वरूप जन सामान्य की दृष्टि में उनका सम्मान बढ़ जाएगा और कोई भी उनके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, अनेक शासक अपने विजय अभियानों की सफलता के लिए इन संतों की शरण में जाते थे। चौथा देखिए अनेक शासक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन संतों से आशीर्वाद लेना चाहते थे। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञान होता है कि दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाले प्रथम सुल्तान था। सम्राट अकबर सम्राट अकबर 1-2 बार अपितु नहीं 14 बार दरगाह की जियारत पर गया। तो ये था क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों ने अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। इसके बारे में आपको देख सकते हो 4 पॉइंटों में बताया गया, लेकिन बहुत बड़े में इस प्रश्न का उत्तर इतना लिख दोगे काफी रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो था स्टूडेंट। मैंने 3 ही केवल आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है। आप लोग मॉडल पेपर का वीडियो देखते होंगे तो उसमें जो है मैं ऑलरेडी जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कराता रहता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।